हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिस बाय गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं कला के तत्व। ये प्रैक्टिस सेट 2 है, ये उसी का ही पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने इससे पहले करा चुकी है, तो आप यहाँ पर पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं। ये लेक्चर 2 का ही प्रैक्टिस सेट 2 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। वर्ड की प्रकाशित अवस्था को कहा जाता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हैं, टोन है, टिंट है, शेड है, मान है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा। अब हम बात करते हैं, अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं कि टोन हमारा क्या होता है। टोन हमारा होता है छाया प्रकाश से संबंधित होता है। अगर टिंट की बात करते हैं तो टिंट हमारा क्या होता है कि हमारा जो प्रकाशित अवस्था होती है, यानी कि जो सफ़ेद मिश्रित जो रंग होते हैं उनकी प्रकाशित अवस्था जो होती है उसी को ही हम टिंट कहते हैं। अगर हम शेड की बात कहते हैं तो शेड हमारा क्या होता है, शेड हमारा काले मिश्रित रंग के का जो होता है उसे हम शेड कहते हैं। मान की अगर हम बात करते हो, मान में क्या करते हैं कि जैसे कि हमारा कोई भी, अगर हम काले और सफ़ेद दोनों का होता है, अगर हम काला रंग मिलाते हैं तो उसका मान घट जाता है, और अगर हम सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो उसका मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप समझ ही चुके होंगे कि इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं 47, चित्रकला में किसका महत्व है, प्रकृति, रंग, परिप्रेक्ष्य या रेखा का। तो चित्रकला में अगर हम महत्व की बात करते हैं तो फिर रंग का तो महत्व हमारा नहीं है। रंग से हमारा क्या आता है, चित्रकला में प्राण आता है। अगर हम रेखा की बात करें तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेखा, क्योंकि रेखा के बिना हम कोई भी आर्ट नहीं बना सकते बनाते हैं रेखा, या हम किसी और भी माध्यम से बनाते हैं, तो हमारा रेखा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम बात करते हैं 48, अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है। जो अंतराल को जो भूमि बंधन कहा गया है वो उन्होंने सम्रांगण, मतलब यहाँ पर पहले आपको एक ऑप्शन नंबर ए का ही बारे में बता देती हूँ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इन्होंने जो अंतराल को बताया वो स्थान नाम दिया है। अगर हम कामसूत्र की बात करें, यहाँ पे कामसूत्र से कोई मतलब नहीं है, जब पे जयमंगला से भी कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ पर सम्रांगण सूत्रधार की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया है, भूमि बंधन कहा गया है। अगर हम यही चीज़ अभिलाषितार्थ, चिंतामणि या मानव सुल्लास से पूछ लेते तो उसको स्थान निरूपण नाम दिया है अंतराल को। अब हम बात करते हैं 49 क्वेश्चन की, किन दो रंगों को मिला के काला रंग बन जाता है। मतलब पूरा काला रंग तो नहीं बनता है, लगभग काला रंग हमारा बन जाता है। तो देखो लाल नीला तो हमारा होगा नहीं। यहाँ पे अगर हम काले रंग की बात करें तो हमारा कत्थई और नीला रंग मिलाकर हमारा कौन सा रंग बन जाता है, हमारा लगभग काला रंग बन जाता है। अगर हम यही चीज़ अगर कत्थई नहीं दिया होता तो हम बता सकते हैं कि हमारा लाल, नीला और पीला मिलाकर हम काला रंग भी बना सकते हैं। और यही चीज़ अगर भूरे रंग की पूछी जाए तो हम लाल और हरा रंग मिलाकर बना सकते हैं रंग। अब 50 क्वेश्चन है कि आदि मानव ने रेखा का प्रयोग किसके लिए किया था। तो आप जानते ही होंगे कि जो आदि मानव ने जो रेखा का प्रयोग करते थे वो कोई मनोरंजन के लिए तो करते नहीं थे, न चित्रकारी के लिए करते थे, ना भाव, मतलब उसको भावों को व्यक्त करने के लिए भी करते थे। वो करते थे आत्म अभिव्यक्ति के लिए, क्योंकि जैसे कि वो चित्र बनाते थे तो वो अपनी आत्म अभिव्यक्ति के लिए करते थे कि हाँ वो किसी चीज़ से अगर डरेंगे नहीं या कुछ भी नहीं करेंगे तो वो अपनी आत्म अभिव्यक्ति को सांत्वना देने के लिए वो अपना चित्रकारी करते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 51, कुंडलित रेखाएं। पहले तो हम देखते हैं कि कुंडलित रेखाएं होती कैसे हैं। कुंडलित रेखाएं जो होती हैं, जो ये स्पाइरल लाइन होती हैं, इसी को ही कुंडलित रेखाएं कहती हैं। यहाँ पर देखो बात कर रहा है कि जैसे कि बात कर रहा है कि शांति के लिए, तो शांति के लिए तो हमारा सीधी रेखा हो गई। आपको मैंने बताया ही था कि जैसे कि आप डेड लाइन देखते हैं तो आप देखते होंगे कि आप बता सकते हैं कि जो सीधी लाइन होती है वो हमारी शांति के लिए होती है या फिर मौन के लिए होती है। असंतुलन के लिए अगर बात करेंगे तो हमारा असंतुलन के लिए, जैसे कि आपका ये हो गया कोणीय रेखा हो गई, तो आपने देखा होगा कि असंतुलन पैदा करता है। तो अगर हम क्रियाशील के लिए बात करते हैं तो क्रियाशील भी हमारी आपकी वक्र रेखा हो गई या आपकी डायगोनल लाइन हो गई। अगर हम लयपूर्ण की बात करें तो हमारी कौन सी हो गई, गति, यही चीज़ हो गई। ये तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लयपूर्ण गति के लिए रेखाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं 52, तिरछी रेखाएं। यानी कि तिरछी रेखाएं कैसी होती हैं, ये इसकी बात कर रहा है। तिरछी रेखाएं जो क्या होती हैं, हमारी कर्णवत रेखाएं होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं विश्राम के लिए। विश्राम के लिए भी आपने बताया, मैंने बताया था कि क्षैतिज रेखाएं होती हैं। एकाग्रता के लिए आपकी एक पुंजी वाली लाइन होती है जो आपकी एक बिंदु से निकल के जाती हैं, ये हमारी एकाग्रता के लिए होती हैं। उत्तेजना के लिए कौन सी होती हैं, उत्तेजना यही चीज़ जो एक्साइटमेंट, यानी कि एक्साइटमेंट के लिए, क्योंकि हम एक जगह इधर उधर खड़े, मतलब एक ही जगह नहीं रहते हैं, इधर उधर हम जाते हैं, तो हमारा एक्साइटमेंट में ये चीज़ हम मतलब ये प्रदर्शित करती हैं। तो हम बता सकते हैं कि हमारे उत्तेजना के लिए
प्रदर्शित करती हैं। मानसिक असंतुलन का तो मैंने बता ही दिया था कि आपका कोणीय रेखा हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरल रेखा। सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा। इसी की बात कर रहा है कि सरल रेखा प्रदर्शित करती है, स्थिरता के लिए करती है, गौरव के लिए करती है। गौरव के लिए तो हमारी लंबवत रेखा ये हो जाएगी। व्याकुलता के लिए भी मैंने बताया ही था कि व्याकुलता, बेचैनी या फिर आपका उत्तेजना, ये सब क्या हमारी हो गई, आपकी कर्णवत रेखा हो गई। गति के लिए तो मैंने बताया ही था कि आपकी या तो प्रवाह रेखा हो गई या फिर स्पाइरल लाइन हो गई। तो आप बता ही सकते हैं कि हमारी सरल रेखा क्या प्रदर्शित करती है, स्थिरता के लिए प्रदर्शित करती है। अब हम बात करते हैं कि एक ही बिंदु से संबंधित रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। ये चीज़ बिल्कुल मैंने अभी बताया था कि एक बिंदु से अगर निकली हुई कोई भी रेखाएं हैं तो आप मान लीजिए कि आपकी कौन सी रेखा हो गई, एकाग्रता के लिए हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 55 क्वेश्चन। अपभ्रंश के चित्र की रेखाएं चित्रित हैं। अब यहाँ पे अपभ्रंश की जो चित्र की रेखाएं यहाँ पे पूछी गई हैं वो काले रंग से है, चारकोल से है या फिर स्याही से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्याही से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 56, रेखांकन के लिए पाश्चात्य देशों में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो रेखांकन के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो ड्राइंग शब्द प्रयोग हुआ है। 57 है, किस रेखा को हम सरलता से देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी रेखा है, पहले मैं बता दूं कि जो मुड़ी हुई रेखा होती है, यानी कि कोई मुड़ी हुई रेखा है तो आपको उसको आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। आप जैसे कोई भी चीज़ हो गया, आप रोड ही मान के चलिए कि अगर मान लो कि कोई रोड मुड़ा हुआ है तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। अगर वो तिरछी है, यानी कि तिरछी है, अगर वो ऐसे करके तो आप देख सकते हैं, ये भी नहीं देख सकते। अगर पड़ी हुई रेखा है, पड़ी हुई रेखा बिल्कुल एकदम सीधी है तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। नहीं, मतलब आपकी क्षैतिज रेखा में, मान लीजिए आप क्षैतिज रेखा में हैं तब भी आपको देखने में कठिनाई होगी। अगर यही चीज़ रोड आपका बिल्कुल एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट जाता हो तो आप बिल्कुल उसको आसानी से देख सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि हाँ, इसको हम सरलता से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम बात करते हैं कौन सी रेखा ऐसी है जिसको हम आँखों से, मतलब आँखों को देखने पर आनंद मिलता है। कोणीय रेखा होती है, क्या कोणीय रेखा को देखने से आनंद मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। चक्राकार रेखाएं होती हैं, क्या इसको देखने से आनंद मिलता है, तो इसको तो एकदम भ्रमित कर देता है, भ्रम का पैदा करती है। तो हमारी चक्राकार रेखा नहीं होती है। अगर हम यही चीज़ बात करें कि यहाँ पर एक पुंजीय रेखा में आपको देख के ही लग रहा होगा कि इसको हमें आँखों को आनंद मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक पुंजीय हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 59 क्वेश्चन की। कौन सी ऐसी रेखा है जो सौंदर्य की अनुभूति कराती है। देखो, कौन सी रेखा ऐसी है जो सौंदर्य की अनुभूति कराती है। सौंदर्य की अनुभूति का मतलब ये है कि जैसे वक्राकार रखी तो वक्राकार की तो सौंदर्य की अनुभूति नहीं कराएगी। अब प्रवाही रेखाएं हैं, प्रवाही रेखा भी तो आप जैसे कि कोई भी चीज़ आप ब्यूटीफुल बनाते हैं, कोई भी लयात्मक रेखा बनाते हैं या फिर कोई आलेखन बनाते हैं तो हमें प्रभावी रेखा का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सौंदर्य की अनुभूति होती है वो हमारी कौन सी रेखा प्रदर्शित करती है, प्रवाही रेखा प्रदर्शित करती है। 660 जो क्वेश्चन है आपका, किस रेखांकन द्वारा हम वस्तु को जैसा देखते हैं वैसा बनाने का प्रयत्न करते हैं। देखो, जैसा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कॉपी पेस्ट, जैसा हमने देखा और उसको वैसा बनाया, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारा प्रतिरूपात्मक हो जाएगा। क्योंकि स्मृति रेखांकन में जो आपके माइंड में होता है वही चीज़ बनाते हैं। सीमांत में छाया प्रकाश बनाते हैं, वस्तु से हमारा स्टिल लाइफ हो गया, इस पर वस्तु चित्रण करते हैं। 61 क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर चित्र भूमि पर अंतराल एवं वस्तु के आयतन को जानने की किस पद्धति का सहारा लिया जाता है। यहाँ पर जो पद्धति का सहारा लिया जाता है वो हमारा सीमांत हमारा क्या होता है, छाया प्रकाश होता है, अभी मैंने बताया भी था। और जो सांकेतिक होता है वही हमारा क्या होता है, अंतराल एवं वस्तु के आयतन को जानने के लिए सहारा लिया जाता है। वस्तु रेखांकन में भी अभी मैंने बताया है कौन सा होता है, स्वतंत्र रेखांकन तो आप जानते ही हैं कि फ्री हैंड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांकेतिक रेखांकन। 62 में बात करते हैं कि आयताकार रूप प्रदर्शित करता है। जो आयताकार रूप प्रदर्शित करता है, पहले तो आप बता देते हैं कि जो अशांति होती है, अशांति हो गई, जैसे कि आपका विलोम त्रिभुज होता है वो हमारा क्या पैदा करता है, अशांति। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा हमारा क्या है, आपका ये त्रिभुज हो जाएगा। जैसे कि आप देखे हुए सिंबल्स देखते होंगे तो सिंबल्स में अभी आपको दिखा होगा कि अगर त्रिभुज है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सुरक्षा के लिए। एकता की बात करें तो एकता हमारा कौन सा हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। और समानता की बात करें तो हमारा सर्कल हो जाएगा। तो इसीलिए तो हम बात बता सकते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है,
एकता राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं धरातल होता है। कभी भी हमारा धरातल, पहले आपको बता दूं कि धरातल हो गया या फिर हमारी कोई भी चित्रकला हो गई, वो हमारा द्विआयामी होता है। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ अगर हम चित्रकला भी बनाते हैं तो हमारा उसमें लंबाई और चौड़ाई दिखती है, लेकिन अगर हमें ऊंचाई दिखती है तो ऊंचाई हमारी आभास होती है। लेकिन हमारा जो धरातल या चित्रकला हो गई वो हमारी क्या हो गई, द्विआयामी हो गई या फिर 2 डायमेंशनल हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चित्रकला में प्राण आता है। देखो चित्रकला में अभी मैंने बताया भी था कि चित्रकला में जो प्राण आता है वो हमारे रंग से आता है, क्योंकि रंग से ही कोई भी चित्र को एकदम सजीव बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 65 क्वेश्चन की, मुख्य वर्ण कितने हैं। देखो मुख्य वर्ण यहाँ पर कितने हैं, देखो मुख्य वर्ण पूछ लिया जाता है, पदार्थ की रंगतें भी पूछ सकता है, गौड़ की रंगें पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप बता सकते हैं कि जो पदार्थ की रंगतें होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कौन सी, लाल, नीला और पीला होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 66, उन वर्णों को कहते हैं जिसमें एक श्रेणी या जाति के रंग होते हैं। यह यानी कि यहाँ पे एक श्रेणी की बात कर रहा है। देखो एक श्रेणी की बात कर रहा है तो संबंधित वर्ण और पूरक वर्ण और एकाकी वर्ण और उपरोक्त में से कोई नहीं। संबंधित वर्ण को ही हम क्या कहते हैं, मतलब एक ही श्रेणी या मतलब सादृश्य रंग भी बोलते हैं उनको, संबंधित वर्ण को सादृश्य रंग भी बोलते हैं, संबंधित या फिर समीपवर्ती वर्ण भी बोल सकते हैं। आप मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं, संबंधित वर्ण हो गया या सादृश्य वर्ण हो गया या समीपवर्ती हो गया, कोई सभी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबंधित वर्ण हो जाएगा। 67 की बात कर रहे हैं, किन दो विरोधी रंग मिलाकर भूरा रंग बनाते हैं। देखो भूरा रंग जो बनाते हैं वो हमारा, अभी मैंने बताया भी था ये वाला क्वेश्चन कि लाल और हरा मिलाकर हम भूरा रंग बना लेते हैं। लेकिन हाँ इसका एक ये है कि हम इसको इक्वल अमाउंट में मिलाएंगे तभी हमारा भूरा रंग बन पाएगा। 68 की बात कर रहे हैं कि विरोधी पूरक रंग भाव उत्पन्न करता है। क्योंकि विरोधी पूरक रंग भाव जो होता है वो हमारा क्या करता है, संघर्ष पैदा करता है। यानी कि संघर्ष, जो प्रेरणा है वो हमारा ऑरेंज कलर हो गया, रहस्यमयी हो गया वो हमारा बैगनी हो गया, सात्विकता हमारा वाइट कलर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जिन रंगों में तरंग गति बहुत अधिक होती है। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि जो रंग में तरंग गति बहुत होती है यानी कि वेवलेंथ जो सबसे ज़्यादा होती है वो किस में होती है, उष्ण वर्ण में होती है। इनको हम क्या कहते हैं, अग्रगामी वर्ण भी बोलते हैं। 70 नंबर है जो जिन रंगों में कंपन गति। अभी देखो तरंग गति की बात कर रहा है तो अब यहाँ पर बात कर रहा है कंपन गति। जो कंपन गति सबसे ज़्यादा होती है वो किस वर्ण में होती है, यहाँ पे उष्ण वर्ण में होती है, शीत वर्ण में होती है या फिर मुख्य वर्ण या फिर समीपवर्ती वर्ण में होती है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि देखो कंपन गति जो बात कर रहा है, देखो कंपन गति यानी कि कोई भी रंग को अगर हम आसानी से देख लेते हैं और उसी की ही कंपन गति सबसे ज़्यादा होती है, तो आप बता सकते हैं जो कंपन गति सबसे ज़्यादा होती है वो शीत वर्ण में होती है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 71, जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग में होता है। जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो लाल रंग की होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 72 में है सबसे अधिक कंपन गति किस रंग में होती है। अब यहाँ पे कंपन गति की बात कर रहा है कि जो सबसे ज़्यादा अधिक कंपन गति होती है वो हमारे, देखो नीले रंग में भी कंपन गति अधिक होती है, हरे में भी होती है, लाल में तो खैर तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है लेकिन बैगनी में भी होती है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि सबसे अधिक किस में होती है, तो हमारी बैगनी रंग में होती है। अब हम बात कर रहे हैं 73, लाल रंग किसका प्रतीक है। देखो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा। और मैं साथ साथ क्वेश्चन भी कराते जा रही हूँ तो आप इसका आंसर भी देती जाइएगा। अगर इससे रिलेटेड भी आपको कोई क्वेरी भी करनी है तब भी आप बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है या कैसा नहीं। ठीक है, तो चलो ठीक है फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लाल रंग किसका प्रतीक है, तो क्रोध है या प्रसन्नता है या शीतलता है या प्रेरणा है। देखो क्रोध हो गया, जैसे लाल रंग हो गया, तो लाल रंग में आप क्या करेंगे कि लाल रंग कोई भी चीज़ हो गया तो आप देखते होंगे कि लाल रंग हमारा किसका प्रतीक होता है, क्रोध का होता है। जो प्रसन्नता होता है वो हमारा कौन सा, येलो कलर होता है। शीतलता से मतलब ही हो गया कि आपके ठंडे रंग है तो आपका नीला रंग हो गया। प्रेरणा हमारा ऑरेंज कलर हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अभिलाषी तार्थ चिंतामणि में अंतराल को कहा जाता है। ये चीज़ मैंने अभी बताया था कि अभिलाषी तार्थ चिंतामणि में जो बताया गया है वो हमारा क्या बताया गया है, स्थान निरूपण उसकी संज्ञा दी गई है। और भूमि बंधन में किसका बताया गया है, सम्रांगण सूत्रधार में बताया गया है। और स्थान जो बताया है वो किस में बताया है, आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान बताया है, सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन बताया है, और अभिलाषी तार्थ चिंतामणि में स्थान निरूपण हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भारत शिल्प के षडंग के पुस्तक के लेखक हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भारत शिल्प षडंग के जो लेखक हैं वो कौन है। आपके यहाँ पर अविंद्रनाथ टैगोर हैं, या आनंदवर्धन है, या फिर आचार्य भामा, या मार्कंडेय मुनि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका अविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। जो भारतीय शिल्प के जो षडंग हैं या फिर शिल्प प्रबंधावली हो गए, इनका ये चीज़ आपको जो ग्रंथ है, ग्रंथ की जो पुस्तक होती हैं, इनका आपको नाम याद रखना है कि कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगर हम आनंदवर्धन की बात करें तो इनका क्या हो जाएगा, ध्वन्यलोक हो जाएगा। अगर आचार्य भामा की बात करते हैं तो यहाँ पर काव्य शास्त्र हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि का चित्रसूत्र तो आप जानते ही हैं। तो इसका राइट आंसर आपको मैंने बता ही दिया है, अविंद्रनाथ टैगोर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 76 संचारी भाव, यानी कि संचारी भाव का संबंध किससे है। यहाँ पे संचारी भाव की बात कर रहा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि संचारी भाव कहाँ से आता है, आपका रस से आता है। सौंदर्य से तो कोई मतलब है नहीं, ना शिल्प शास्त्र से, ना अभिव्यक्ति से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 है, यानी कि आपका ये है भारतीय चित्रकला के जो षडंग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पर देखो अनुपात को, ये तो चीज़ मैंने आपको लेक्चर में भी बताई थी कि आपका जो अनुपात में अगर कहीं भी बात कर रहा है तो आपका समझ जाइए कि ये सिर्फ प्रमाण की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका प्रमाण हो जाएगा। 78 है प्रसन्न नेत्र। देखो प्रसन्न नेत्र की बात कर रहा है, यहाँ पे कभी कभी नेत्र भी पूछ लिया जाता है कि कौन से नेत्र क्या प्रदर्शित करते हैं, किसके समान होते हैं, ये चीज़ पूछ लिया जाता है। देखो मृग नयन होता है, तो मृग नयन हमारा क्या होता है, भोले नेत्र के समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये तो होगा नहीं। कंजन पक्षी ही हमारा क्या होता है, प्रसन्न नेत्र के समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अंडाकृति समान, ये तो हमारा मतलब फेस से है, मुख से है, तो ये तो होगा नहीं। परवल की फाक हो गया, तो ये मौज मस्ती से हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 79 क्वेश्चन की, प्रमाण निर्धारण में ताल इकाई है। अब देखो यहाँ पे ताल इकाई की बात कर रहा है। ये मैंने लेक्चर में बताया था कि जो ताल इकाई हमारा क्या होता है कि हमारा एक ताल बराबर होता है 12 अंगुल, और 12 अंगुल ही हमारा क्या होता है, एक सिर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सिर हो जाएगा। 80 क्वेश्चन है हमारा, चित्रसूत्रम में किस कला का विवेचन किया गया है। चित्रसूत्रम की बात कर रहा है, तो चित्रसूत्रम में चित्रकला भी है, मूर्तिकला भी है, वास्तुकला भी है, उपरोक्त सभी। देखो चित्रसूत्रम में अगर की बात कर रहा है तो चित्रकला हो जाएगा। अगर हम चित्रसूत्र की बात कर रहे हैं, चित्रसूत्र की बात कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर तीनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब हम बात कर रहे हैं कि 6 वृद्धि पर चर्चा वाली पुस्तक का नाम है। यहाँ पे जो 6 वृद्धि की जो चर्चा वाली पुस्तक है, चित्रसूत्र है, सम्रांगण है, या फिर नाट्यशास्त्र या कामसूत्र। देखो कामसूत्र में तो आप पता है 64 कलाओं का हुआ था। नाट्यशास्त्र में देखो रसों की बात कही है, रंगों की बात कही है, और यहाँ पे भाव की भी बात कही है। संचारी भाव तो आपने देखे ही थे कि यहाँ पर किसी इनकी बातों में कही गई है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि 6 वृद्धि सम्रांगण सूत्रधार की बात करें तो यहाँ पर रस और वास्तुकला की बात कही है। अब यहाँ पे चित्रसूत्र की बात कही है, तो चित्रसूत्र में भी 6 वृद्धि की यहाँ पे चर्चा करी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 82 है, सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है। सम्रांगण के सूत्रधार के जो रचयिता हैं वो आप जानते ही हैं कि राजा भोज हैं। इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि सम्रांगण के सूत्रधार राजा भोज हैं। और अगर हम नग्नजीत की बात करें, या नग्नजीत या भयजीत की बात करें, तो इसका क्या हो जाएगा, चित्र लक्षणम हो जाएगा। और अगर हम कालिदास की बात करें तो कालिदास तो आप जानते ही हैं, इनका अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, रघुवंश भी है। और सोमेश्वर की बात करें तो मानसोल्लास, या फिर हम अभिलाषी तार्थ चिंतामणि इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए।
83 की बात करते हैं, रंगत के हल्के व गहरेपन को कहा जाता है। यहाँ पे देखो रंगत की बात कर रहा है, यहाँ पे कोई छाया प्रकाश की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे रंगत के हल्के व गहरेपन की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बल की बात कर रहा है। बल को ही हम क्या कहते हैं, सघनता भी कहते हैं। बल हमारा क्या होता है, सघनता को भी कहते हैं। अगर हमारा जैसे कि कोई अगर हम वाइट कलर मिलाते हैं, जैसे कि कोई भी अगर हम सघनता को बात कहें कि सघनता ही हमारा क्या होती है, हल्के व गहरेपन की रंगत ही हमारी क्या होती है, सघनता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। रस के मुख्य कितने भेद होते हैं। अब यहाँ पे रस की बात कर रहा है कि रस के जो मुख्य कितने भेद हैं। अगर देखो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में पूछा जाए तो आप 8 बताएंगे, लेकिन अगर वही चीज़ पूछा जाए कि रस के कितने मुख्य भेद हैं तो आप 9 ही आंसर लगाएंगे, अगर ऑप्शन में 9 है तो। अगर लेकिन अगर नाट्य शास्त्र की बात कर रहा है, नाट्य शास्त्र की बात कर रहा है तो आप 8 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 85 बी, रस का स्थायी भाव क्या है। देखो बहुत सारे देखो रस भी आ जाते हैं तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस रस का स्थायी भाव क्या है, कौन से रस का। तो देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी है, चारों ऑप्शन के बारे में बता दूंगी कि आपके कौन कौन से हैं। देखो अब यहाँ पे बात कर रहा है कि वीर रस, वीर रस से तो पता ही लग रहा होगा कि क्या हो सकता है। वीर रस से तो कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे देखो उत्साह है, उत्साह ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्रोध हो गया, क्रोध हमारा क्या हो गया, क्रोध हमारा घृणा हो गया। जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जुगुप्सा का निर्वेद, मतलब यहाँ पे जुगुप्सा का विभत्स हो गया और निर्वेद हमारा शांत। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 86 का आंसर है आपका यहाँ पर, सादृश्य मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। सादृश्य की बात कर रहा है कि यहाँ पे जो सादृश्य है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो सादृश्य हमारा कितने हैं, यहाँ पे ऑप्शन है 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो सादृश्य हमारा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक हम रूप के द्वारा हम सादृश्य पता लगा सकते हैं और एक भाव के द्वारा। दो रूप के द्वारा, जैसे कि आप कोई भी चित्र देखते हैं तो आप रूप देखते हैं तो एक जैसे लगते हैं कि मतलब कोई भी पिक्चर हो, जैसे कि पद्मपाणि बोधिसत्व में आपने देखा होगा कि जैसे भाव यहाँ पर दिखाया जाता है तो सबका एक भाव एक जैसा दिख रहा है। तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि सादृश्य है, रूप है। तो अगर रूप में कोई भी चित्र किसी से ही संबंधित किसी विषय पे बना रहे हैं तो बता सकते हैं कि ये कौन सा, तो आप बता सकते हैं कि सादृश्य का यहाँ पर रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 87, अभिलाषितार्थ चिंतामणि किसकी पुस्तक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात कर रहा है कि अभिलाषितार्थ चिंतामणि जो पुस्तक है वो आपको बताई दी है, सोमेश्वर देव है या सोमेश्वर भी बोल सकते हैं। बाणभट्ट किसकी हो जाएगी, बाणभट्ट हो गई, कादम्बरी हो गई या फिर आपकी हर्षचरित हो गई। सोमदेव की बात करें तो कथा सरित सागर, कथा सरित सागर हो गया। अगर जयदेव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गीत गोविंद की हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमेश्वर हो जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे विभाव, यानी कि विभाव कितने होते हैं। तो विभाव के भी 2 भेद होते हैं, आलम्बन व उद्दीपन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं। चित्र सूत्रों में जो अगर चित्रों के जो प्रकार बताए गए हैं वो भी कितने बताए गए हैं, 3 बताए हैं या 4 बताए हैं, 5 बताए हैं या फिर 6 बताए हैं। इसके चित्र सूत्र में जो चित्रों की संख्या जो बताई हैं वो कितने बताई हैं, 4 बताई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो 4 आपको बता ही दिए हैं कि यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि सत्य वैदिक और नागर मिश्र। देखो नाम भी बता देती हूँ कि जैसे कि सत्य वैदिक और नागर मिश्र। अगर यही चीज़ मानव साल्लास में पूछ लिया जाएगा या अभिलाषितार्थ चिंतामणि में पूछ लिया जाएगा तो 5 ऑप्शन हो जाएंगे, वेद अवेद रस धूलि या फिर भाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा तल, यानी कौन सा तत्व, यहाँ पर कौन सा तत्व है जो षडंग नहीं है। आप तो आसानी से बता सकते हैं कि जो हमारा संतुलन है ये हमारा संयोजन का सिद्धांत में आता है, तो ये तो हमारा षडंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतुलन। 91 है ये 16 ताल आकृति। देखो 16 ताल हो गई, 16 ताल से समझ गई हूँ कि ये बहुत बड़ी आकृति बता रहा है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राक्षस का हो जाएगा।
अब हम यहाँ पर बात करते हैं 92 संबद्धता का सिद्धांत। ये चीज़ मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि संबद्धता का सिद्धांत किसे कहा जाता है। तो इसे संबद्धता का सिद्धांत जो कहा जाता है वो प्रमाण को कहा जाता है। अगर हम प्रमाण की अभी लास्ट क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको बताएंगे कि यहाँ प्रमाण के बारे में कि कहाँ से लिया गया है। यहाँ पे ये चीज़ है, संबद्धता का सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले यूक्लिड कहाँ थे। जो संबद्धता का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, यूक्लिड ने दिया था। और वो कहाँ के निवासी थे, वो यूनान के निवासी थे। इन्होंने कितने अनुपात में बांटा था, जो अंतराल विभाजन किया था उन्होंने 3 अनुपात, यानी कि 3 अनुपात, आपका 3 अनुपात 5 अनुपात और 8 अनुपात और 13, मतलब इन्होंने मतलब इतने में उन्होंने बांटा था। जो यहाँ ने जो स्वर्णिम विभाजन किया था उन्होंने इतने भागों में बांटा था। ठीक है, यहाँ पे मतलब चित्र तल विभाजन भी बोल सकते हैं या अंतराल विभाजन भी बोल सकते हैं। यहीं आपके क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इसको कमेंट भी करते रहिएगा। अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना है, अगर किसी से कोई भी टॉपिक भी चाहिए तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।